मामला है ओजोन का कि दिल्ली के लाखों लोगों के घरों पर बुलडोजर की तलवार जो पहले लटक रही थी वो अब और मजबूत हो गई है। ओजोन के तहत आता है कि रिवर बेड के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो लैंड पहले से बनी हुई है, कंस्ट्रक्टेड है इस ओजोन में, उनके ऊपर सबसे बड़ी तलवार लटक गई है। कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में डीडीए के सारे ऑफिसर्स थे। उस मीटिंग में ये क्लियर किया गया है कि 1/3 के अंदर भी कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। मास्टर प्लान जो अब ड्राफ्ट तैयार होके गया है, इसको बनने में 10 साल लगे हैं, तो ये प्रपोजल फाइनल है। फिर ओजोन वाली कॉलोनियों पे खतरा है। तो फिर जो है ऐसा लग रहा है कि अब जो है बहुत मुश्किल होने वाली। सर सही कह रहा हूं मैं? अगर मंशा होती ओजोन की जो कॉलोनीज 90-92 कॉलोनीज हैं, उनके लिए मुश्किल का दौर है। उनको तोड़ा भी जा सकता है और उनको आगे के लिए। आज एक चिंता बढ़ाने वाली खबर लेके आया हूं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली के लाखों लोगों के घरों पर बुलडोजर की तलवार जो पहले लटक रही थी वो अब और मजबूत हो गई है और भारी हो गई है, और लोग जो राहत मिलने की उम्मीद कर रहे थे वो पहले के मुकाबले और धूमिल हो गई है। मामला है ओजोन का, यानी कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर जो कॉलोनियां हैं, करीब 90-92 कॉलोनियां हैं और उसमें 15 लाख के करीब आबादी रहती है। तो उनके घरों पर बुलडोजर की तलवार लटक रही थी। उम्मीद कर रहे थे कि कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली का मास्टर प्लान 2047 जो आया है उसके मुताबिक राहत मिलने नहीं जा रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा, जो दिख रहा है वही रहा, तो लाखों लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना तय है। और ये क्यों है ये हम जानेंगे विकास जैन जी से। एडवोकेट विकास जैन जी हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन के, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपर्ट हैं। जाना माना नाम है और हमारे साथ भी कई बार आप शो कर चुके हैं सर। अब तो हमारे दर्शक आपको पहचानते ही हैं। सर, ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। लोगों को बताइए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जो ओजोन के किनारे 90-92 कॉलोनियां हैं, करीब 15 लाख की आबादी है, उनके घरों पर जो बुलडोजर की तलवार लटक रही थी अब वो और मजबूत हो गई है। उनके लिए और चिंता करने वाली बात है। देखिए, अभी तक ये था कि ओजोन की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी। हाँ। लेकिन अब एमपीडी 2047 कल डीडीए लेके आई है, जिसको मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2047 कहा गया है। वो कल उसने क्लियर किया है। उस क्लियर जो एमपीडी किया है उसके अंदर उसने कहा है कि ओजोन की करीबन 9900 हेक्टेयर लैंड ओजोन के अंदर आती है, जो 22 किलोमीटर तक है, वजीराबाद से लेकर ओखला तक के दोनों तरफ की लैंड। उसमें से उसने ओजोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवीजन करने के बाद उसने कहा है कि इसमें से 6300 हेक्टेयर यानी 6300 हेक्टेयर लैंड जो है वो तो टोटल विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी डेवलपमेंट बिल्कुल लैंड रहेगी, जो कि फ्लड एरिया है और रिवर के साइडों में है, जिसमें से पानी आ सके। यानी कि टोटल ओजोन का 2/3 लैंड जो रहेगी दोनों तरफ, वो लैंड बिल्कुल उसमें कोई भी चीज नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन साथ ही उसने ये कहा है कि जो 1/3 है, लाइक 3600 हेक्टेयर लैंड है जो, हाँ, उसमें भी कंस्ट्रक्शन कोई पक्की नहीं हो सकती। उसके अंदर सिर्फ बफर जोन की तरह यूज होगी। वो बफर जोन में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक कोई पार्क, कोई ओपन जिम, कोई ओपन थिएटर, कोई ओपन या साइकिल ट्रैक, या लोगों के व्यायाम करने के लिए जहां, कोई एक्सरसाइज करने के लिए जगह, इस टाइप की कोई चीज बन सकती है, जिसमें कि स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। सिर्फ ये ओपन एरिया कोई भी काम हो सकते हैं 1/3 लैंड पे। ठीक है। अब इसके अंदर समस्या है, ओजोन के अंदर जो लैंड पहले से बनी हुई है, कंस्ट्रक्टेड है इसमें, हाँ, ओजोन में, उनके ऊपर सबसे बड़ी तलवार लटक गई है। क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि गवर्नमेंट शायद इसको 2 फेज में करके और जो 1/3 लैंड को जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है उसको रिलीफ देगी। लेकिन डीडीए ने कल जो मास्टर प्लान पास किया है और उसको प्रपोज करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है। कल एलजी साहब की अध्यक्षता में कल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में डीडीए के सारे ऑफिसर्स थे। उस मीटिंग में ये क्लियर किया गया है कि ओ जोन के अंदर हम 2 पार्ट में वर्क करेंगे। एक पार्ट के अंदर तो टोटल लैंड रहेगी जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन, कोई कुछ भी नहीं हो सकता, और 1/3 पार्ट के अंदर सिर्फ ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं या पार्क बन सकता है। मीन्स कि आप अगर ये बनेगा तो ये बने हुए कंस्ट्रक्टेड कहां जाएंगे? इट मीन्स ये तोड़ने पड़ेंगे उसमें, क्योंकि क्लियर किया गया है कि 1/3 के अंदर भी कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, कोई लेंटर नहीं डल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो जो ऑलरेडी बने हुए हैं
वो उनको भी नुकसान होगा। ठीक है, मैं दर्शकों की समझ के लिए बता दूं, जो लोग नहीं भी जानते उनको बताऊं, जो डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो दिल्ली के लिए मास्टर प्लान तैयार करती है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को वो अलग अलग जोन में बांटती है, ABCDEFGH HIJK MNOP ऐसे करके। तो उसमें ओ जोन वाला जो हिस्सा होता है, जोन ओ या ओ जोन, इसको कुछ भी आप समझ लीजिए, ये यमुना के किनारे का हिस्सा होता है। हम जो आम भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, ये यमुना के किनारे का हिस्सा होता है और ये इसलिए जोन बनाया जाता है कि भाई एक तो यमुना जो है ये अविरल मतलब बिना किसी बाधा के बह सके। नदी का जो अपना प्राकृतिक जगह है जो हम लोग घेर लेते हैं समय समय पर, किसी भी नदी की हम लोग यही कर रहे हैं शहरों में, तो जो वो घेर लेते हैं वो ना घेरा जाए, नदी जो है अपना बिना किसी रुकावट के बहती रहे और उसके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन ना हो जाए। तो ये उस जो नदी के किनारे के में बसावट जो हो गई है, ये उसकी बात हो रही है। उम्मीद ये की जा रही थी कि भाई जिस तरह से सरकार ने, मोदी सरकार ने जैसे कच्ची कॉलोनियों को, दिल्ली के अंदर जो सैकड़ों कच्ची कॉलोनियां हैं उसमें रह रहे लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देने के लिए स्कीम लेके आई, उसी तरह से उम्मीद की जा रही थी कि संभव है, क्योंकि मामला कोर्ट में भी गया हुआ था। सरकार अगर जो है इस पर अपना मूड बना ले, सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखा दे, तो इन लोगों को, ये जो यमुना किनारे रह रहे हैं जिनके मकानों पर बुलडोजर की तलवार लटक रही है, क्योंकि जोन ओ की बात हो रही है, बुलडोजर भी चले हैं, मैंने आपको दिखाया भी है जून के महीने में कि बुलडोजर भी चले हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि ये जो है सरकार इसमें संरक्षण देगी, लेकिन जैसा कि सर बता रहे हैं, मास्टर प्लान में जोन ओ को दो हिस्सों में तो जरूर बांटा गया है। एक हिस्सा तो जिसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, वो यमुना का ऐसा ही कच्चा ही रहेगा, एक तो ये, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्लेग्राउंड बन गया, साइकिल ट्रैक बन गया, ये आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन रिहायशी जो है इलाका वो फिर भी नहीं होगा, यानी मकान उसमें फिर भी नहीं हो सकता। तो सर ये बताइए, जो मास्टर प्लान 2047 आया है दिल्ली का, इसको डीडी ने अप्रूव किया है, इसका मतलब अब क्या है कि ये अब किस स्टेज पे बात आ गई है कि भाई लोगों को और कितना चिंतित होना चाहिए कि इन्होंने कह दिया, तो इसका मतलब अभी सरकार को इसका नोटिफिकेशन करना, सरकार इसको मतलब स्वीकार करेगी? देखिए, मास्टर प्लान 2047 है क्या, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। मास्टर प्लान होता है फ्यूचर प्लानिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट कि कहाँ पे हमें कितनी पॉपुलेशन होने जा रही है, हमें कितने घर चाहिए, कितनी सड़कें चाहिए, कितनी मेट्रोज चाहिए और कितने ऑफिस चाहिए, उसकी फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। तो मोदी सरकार की एक विकसित भारत योजना है, उसने उसको जोड़ते हुए उसके साथ MPD 2047 के तहत लाई कि 2047 तक दिल्ली के अंदर हमें क्या क्या चीज चाहिए और किस जगह पर क्या बनेगी। जैसे कुछ जगहों पे उसने प्रपोज किया है कि नए फ्लैट्स आएंगे, एग्रीकल्चर लैंड का यूजर चेंज करके हम इसको रेजिडेंशियल बनाएंगे। ठीक है। कुछ जगह मेट्रो के साथ में मेट्रोज कहाँ कहाँ जाएंगी, मेट्रो के साथ साथ की लैंड्स को हम कैसे डेवलप करेंगे और कमर्शियल एक्टिविटीज को और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है। उसी के तहत ओ जोन भी उसी के तहत आता है, उसी प्लानिंग के तहत कि रिवर बेड के लिए हम क्या करेंगे, रिवर के लिए, क्योंकि यमुना रिवर को एक बहुत सेंसिटिव और पॉलिटिकल और जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है इतने सैकड़ों सालों से कि यमुना भी खराब नहीं होनी चाहिए। यमुना खराब नहीं खराब हो तो उसका पानी क्योंकि रिचार्ज होता रहे, क्योंकि अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन होगी तो रिचार्ज नहीं हो पाएगा वाटर, और रिचार्ज नहीं हो पाएगा तो जमीन से पानी कैसे मिलेगा। हमारे सबके साथ समस्या भी ये है, और एनवायरमेंट इकोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग भी वहां पे अगर जब तक यमुना बहती नहीं रहेगी तो हमारे लिए नुकसान है। वो उसी के तहत ओ जोन में अब गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है। पहले तक इसमें संशय था कि ओ जोन का कितना क्राइटेरिया है, कितनी उसकी बाउंड्रीज हैं और कितने तक ओ जोन माना जाएगा। अब गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान में क्लियर कर दिया है कि ओ जोन का टोटल एरिया 9900 हेक्टेयर है, जो कि ओ जोन में आएगा और 2 पार्ट में होगा। ठीक है। अब मास्टर प्लान अब ये पास कर दिया डीडीए ने और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये गया है पास होने के लिए। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाई हो जाएगा तो ये कानूनी रूप ले लेगा। उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता आसानी से, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें पूरी एक्टिविटी नहीं होगी। और पूरा इसका लेंदी प्रोसेस है अगर कोई चेंज करना होगा इसमें। इसलिए इसको बनने में पिछले 10 साल लगे हैं। मास्टर प्लान जो अब ड्राफ्ट तैयार होके गया है, प्रपोजल गया है, इसको बनने में 10 साल लगे हैं। और तो ये फाइनल अब जो गया है, इसमें अमेंडमेंट्स आसानी से नहीं होती। पहले भी हमने देखा है किसी भी चीज में अमेंडमेंट करने के लिए कई साल लग जाते हैं, छोटी चीज में भी करने के लिए। तो जो ये प्रपोजल अब चली गई और फाइनल अगर ये हो जाती है, गवर्नमेंट इसमें कोई चेंज नहीं करती, तो ये प्रपोजल फाइनल है। फिर ओ जोन वाली कॉलोनियों पे खतरा है
ओजोन वाली कॉलोनियां जितने आएंगी इसके अंदर, उनको तोड़ा भी जा सकता है और उनको आगे के लिए रोका भी जा सकता है। ठीक है सर, एक समझ के लिए, ये ओजोन का मामला आया कहाँ से? क्या ये पहले से ही था और लोगों ने यहाँ घर बना लिए, या इसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी जिस वजह से यहाँ पर मकान बन गए और पहले इनको पक्का करने की बात हो रही थी और अब जो है इनको छोड़ दिया गया है इनके हाल में? देखिए, ओजोन की लैंड कौन सी होती है कि अभी बताया मैंने, जैसे कि नदी अपनी चलती रहे, हाँ। आपने ही बताया, उसके फ्लड बेड होता है सारा। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली के अंदर ये फ्लड बेड पे एग्रीकल्चर वर्क के लिए किसानों के पास लैंड थी, ठीक है, दी गई थी कि आप क्योंकि एग्रीकल्चर वर्क करेंगे, खेती करेंगे, सब्जियां बोएंगे, आप इसमें बो सकते हैं, आप एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने, अधिकारियों की मिली भगत के साथ उस लैंड को टुकड़ों में कॉलोनाइजिंग कर दिया, लोगों को 100-150 गज के प्लॉट बेच दिए। और वो प्लॉट आज से नहीं बिक रहे, पिछले 15-20 साल से, 30 साल से हो रहा है ये काम। और उसमें कंस्ट्रक्शन हो गई अधिकारियों की मिली भगत से। अब कंस्ट्रक्शन हो गई, उसमें लाखों लोग रहने लग गए। अब लाखों लोग रहने लग गए तो जब वहां पे एनजीटी ने देखा कि ये लैंड रिवर बेड की है और इस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसने संज्ञान लिया। उस संज्ञान के बाद वो केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने मई 2026 में सबसे पहले इसमें संज्ञान लेके कहा, रिवर बेड पे ओजोन की जो लैंड है, ओजोन 2021 में आया सबसे पहले ये। एक कमेटी बैठी, कमेटी ने कहा कि कितना फ्लड एरिया चाहिए, उसने डिफाइन किया इसका फ्लड एरिया। उस फ्लड एरिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में रिपोर्ट गई। हाई कोर्ट ने कहा कि फ्लड एरिया के अंदर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अभी मई 2026 में हाई कोर्ट ने एक इंट्रीम रिलीफ दिया हुआ है इन कॉलोनीज को कि आप पुरानी कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती टिल नेक्स्ट डेट, ठीक है, जो कि दिसंबर 2026 है। नेक्स्ट डेट दिसंबर 2026 तक अभी हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। उसके बाद ये मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट इस पे डिसीजन लेगी और गवर्नमेंट ने उसमें से टाइम लिया था कि हम इस पे डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने जा रही है कि ओ जोन में जो कॉलोनियां बसी हुई हैं उनको हम रेगुलाइज नहीं करेंगे और वो रिवर बेड रहेगी ताकि रिवर चलती रहे। सर एक चीज, मैं क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट किया मैंने इस पर, मैंने ये देखा, जब मैं इधर गया, जगतपुर गांव और ये सब थे इधर यमुना के साथ में, विधानसभा लगती है बुराड़ी और ये तिमारपुर, तो इसमें ये दिखाई दिया कि नदी दिख रही थी, नदी के बाद में काफी सारी लैंड दिख रही थी, उसके बाद एक बांध सा बना हुआ था जिसपे रोड बनी हुई है, और उसके बाद उस तरफ जो है लोगों के जो है घर बने हुए थे। तो लोगों की ये शिकायत थी कि भाई जो जोन ओ है, ओ जोन है, वो तो उस तरफ है, भाई ये तो एक बांध हो गया, भाई उसके बाद लैंड है, उसके बाद वो दिख रही है नदी, तो ये कैसे फिर मतलब डिफाइन कैसे हो रहा है? जो मैंने सर्च किया और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ओ जोन को डिफाइन करने के लिए जो कमेटी बैठी उसने डिफाइन किया कि फ्लड एरिया सेंटर ऑफ द रिवर से 300 मीटर दोनों साइड तक रिवर बेड माना जाएगा, फ्लड जोन माना जाएगा। एक तरफ 300 मीटर, एक तरफ 300 मीटर, यानी 600 मीटर का एरिया फ्लड जोन माना जाएगा मिनिमम। उसके बाद बफर जोन के लिए बात की अब गवर्नमेंट ने, 600 मीटर के एरिया पे तो कोई काम होगा ही नहीं। उसके बाद बफर जोन बना रही है वो 200-250 मीटर, 300 मीटर का करीबन, जो कि इसमें 3600 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, तो वो बफर जोन में भी कह रही है कि हम इसको ग्रीन रखेंगे, इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो आप ये लगा लीजिए लगभग यमुना के सेंटर से दोनों तरफ आधा किलोमीटर का लैंड फ्लड जोन के करीबन है ये। अच्छा, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं आ रही। तो वो जो दिखाई दे रहा अभी की अगर बात करें तो पूरी आउटर रिंग रोड, पूरा आपका यमुना बाजार, पुरानी दिल्ली, लाल किले का बैक का इलाका, ये सारे ओ जोन के पार्ट हैं, उसमें ही आते हैं ये सारे, ये पार्ट भी। अच्छा। आउटर रिंग रोड का पार्ट भी उसी में है, ओ जोन में। अब ये गवर्नमेंट उस पर क्या डिसीजंस लेगी, क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन देगी सड़क को या पब्लिक यूटिलिटी को, या नहीं देगी। सर फिर तो जैसे आप बता रहे हैं, अगर यही पैमाना है तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, CWG विलेज जिसको हम बोलते हैं, ये भी बुलडोजर की रडार में है। बिल्कुल, खेल गांव के जितने फ्लैट्स बने हुए हैं वो भी ओ जोन में हैं। इवन कुछ मंदिर और कुछ गुरुद्वारे भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। अच्छा, ओ जोन की में। अब गवर्नमेंट इसमें एमपीडी के प्रपोजल में कोई रिलैक्सेशन अभी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, कि जी किसी को भी रिलैक्सेशन दे रही है, लेकिन क्या उनको इतने सालों से जो बने हुए हैं क्या तोड़ दिए जाएंगे? खेल गांव के जो फ्लैट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं अपने आप, क्या वो तोड़ देगी? तो ये एक चिंता का विषय है कि कैसे गवर्नमेंट इसको मैनेज करेगी, और जो लाखों लोग रह रहे हैं क्या उनका घर तोड़ देगी? एक दर्शकों के मन में ये बात जरूर आई होगी। मैं आपको बता दूं कि अभी डीडीए ने अप्रूव कर दिया है, एलजी साहब जो कि केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं, वो उसके अध्यक्ष होते हैं,
तो उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, ये हो चुका है। अब ये सरकार ने इसको नोटिफाई करना है, स्वीकार करके हम इसको नोटिफाई कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट ये तो बचा हुआ है कि शायद सरकार लोगों के भले के लिए कुछ कर दे, कुछ इसमें ऐसा संशोधन कर दे। लेकिन आप दूसरे तरह से सोचिए कि भाई अगर सरकार की मंशा ये होती कि भाई इनको बचाना है, तो भाई वो डीडीए को तो बोल ही देते। डीडीए तो अपना है, कोई पराया थोड़ी है कि वो जो कोई दूसरी एजेंसी कुछ करेगी उसके बाद हम कुछ करेंगे। अगर ये मंशा होती तो सरकार पहले डीडीए को बोल देती कि आप इस तरह से हमें इनको बचाना है, आप इस तरह से जो है प्लान बनाइए अपना, ठीक है। तो उस सूरत में जो है बचाव हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है और कॉलोनियों को जो है उसमें राहत नहीं दी गई है, तो फिर जो है ऐसा लग रहा है कि अब जो है बहुत मुश्किल होने वाली। सर सही कह रहा हूं मैं? अगर मंशा होती, ओ जोन की जो कॉलोनीज 90-92 कॉलोनीज हैं उनके लिए मुश्किल का दौर है। हाँ। तो आज अगर ये पॉलिटिकल विल नहीं जगी, हाँ। और ये गवर्नमेंट ने इस पे नहीं कोई डिसीजन लिया और ऐसे ही ये पास हो गया, हाँ। तो आने वाला वक्त ओ जोन की वाली कॉलोनियों के लिए बड़ा मुश्किल भरा है। वो मतलब ये भी मैं मतलब एनालिसिस ठीक कर रहा हूं कि अगर सरकार चाहती तो डीडीए को बोल ही सकती थी। बिल्कुल सरकार के अंडर है सब कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आज एक ही सरकार की है। हाँ। वो कर सकती है, इसको चाहे तो कोई ना कोई इसका रिलीफ निकाल सकती है। अगर आज भी वो चाहे, मैं ये नहीं कह रहा कि रिवर बेड को वो चेंज कर सकती है या किसी चीज को वो इकोलॉजिकल उससे कॉम्प्रोमाइज करेगी। हाँ। लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। कोई उसका जितना बन चुका एरिया उसको रेगुलाइज किया जा सकता था, या जितना एरिया को मिनिमाइज किया जा सकता है कि जितने बन चुके हैं उनमें कितना रिलीफ मैक्सिमम मिल सकता है, उसको उसके लिए दिया जा सकता है। और ये होना चाहिए। जो अब लाखों लोग बन गए, जिन अधिकारियों ने बनवा दिए, जिन्होंने लैंड बेच दी, अब वो उनका क्या कसूर? बिल्कुल सही बात वो है। जो अपनी खून पसीने की कमाई लगा के पूरी जिंदगी की लगा के वहां बैठे हैं, वो बेघर तो नहीं होने चाहिए। हाँ। उनकी तरफ भी देखना चाहिए सरकार को कि क्या करेगी। बिल्कुल सही बात है। और मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक तरफ हमें लगता है कि हाँ भाई यमुना के उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, हमारी नदियां ही अगर नहीं बचेंगी तो हमारा अस्तित्व कहाँ से आएगा? नदियों से ही हमारा अस्तित्व है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये है कि भाई इतने लाखों लोग जो है वहां रह रहे हैं, उनका क्या होगा? कभी भी उस अधिकारी पे कोई कार्रवाई होती नहीं। कैसे, अगर ये ओ जोन था पहले से ही, कैसे यहाँ पे कॉलोनियां कट गई, कैसे लोगों ने यहाँ पे मकान खरीद लिए, कैसे बन गए? रातों रात तो नहीं कोई ठेला थोड़ी लगाया है, मकान बने हैं सर। कोई सर मैं ये कह रहा हूँ, उस 25 गज वाले का, उस 50 गज वाले का, उस 70 गज वाले का क्या कसूर है? उसका जब मकान बना, आप ही के एमसीडी ऑफिसर्स थे, आप ही की रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, आप ही का डीडीए था, आप ही की सेंट्रल गवर्नमेंट थी। वो मकान रातों रात नहीं बने, वो इतने हजारों मकान बन के खड़े हो गए, तो वो मिली भगत थी। तो उन 25-50 गज वालों का कहीं कसूर नहीं, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको मत मारिए, उनके लिए रिलीफ लाइए। कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम, एमनिस्टी स्कीम जब 1511 कॉलोनीज में ला सकती है, तो उनके लिए क्यों नहीं ला सकती? कोई ना कोई एमनिस्टी स्कीम गवर्नमेंट को लानी चाहिए इसके लिए, और उन 90-92 कॉलोनीज के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, ये और मतलब लाना चाहते तो इसमें दिख सकता था, लेकिन अभी दिखा नहीं है। अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया, और हम ये चाहते हैं कि इसके लिए कोई रिलीफ आए गवर्नमेंट की तरफ से। अब सर हमने कैंप किया था, बहुत से उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सभी को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया उसका रिस्पांस रहा, और लोग अभी भी पूछ रहे हैं। बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा कि हम आए, समय हो गया था, तो या तो टोकन नहीं मिल पाया या बात नहीं बन पाई उनकी, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। भाई वीडियो हम ऐसा होता है कि हर एक तक नहीं पहुंच पाता, तो उनको पता ही नहीं था। वो अभी पूछ रहे हैं, और वही कह रहे हैं यहाँ कैंप करवा लो, यहाँ कैंप करवा लो, यहाँ करा लो, मुझे बता दो कहाँ पे लगा हुआ है। तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं समझ रहा हूँ कि रिसोर्स लगाने पड़ते हैं, और उस दिन हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया। हमने 150-200 फाइलें करीबन चेक की उस दिन 300-400 लोगों को हमने हैंडल किया। हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, हमारे 3-4 एडवोकेट्स ने वर्क किया उस दिन, हमारा पूरे स्टाफ ने वर्क किया हमारे साथ। तब क्योंकि एक दिन में एक कैपेसिटी 4-5 फाइल से ज़्यादा नहीं देख सकता आदमी, और उसके बाद हमने 150-200 फाइलें देखी। इतने स्टाफ ने सुबह से शाम तक बिल्कुल बगैर लंच किए, बगैर कुछ किए, और साथ में लोगों के भले के लिए किया। उनकी छोटी छोटी इंक्वायरीज थी, उनको करा। आगे भी हम अपनी कैपेसिटी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आगे कोशिश करेंगे, और जैसे ही कोई डेट हम वो करेंगे तो शरद जी के साथ अनाउंस करेंगे कि वो आगे कौन सी डेट रखते हैं। कोई ना कोई जरूर आपके लिए एक बार और हम कैंप का अरेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वो डेट आपको फाइनल करके आपको अनाउंस करेंगे। जो सर नहीं बताएंगे वो बता दूं, मैं पहले भी बताया था कि संडे के दिन 9 अगस्त को जो इन्होंने कैंप लगाया, लगभग 3.25 लाख रुपए की जो इनकी कंसल्टेशन थी वो इन्होंने समाज को दे दी। तो ये बड़ी बात है। देखिए, हम जो है हम कोई सेठ तो है नहीं, कोई बिजनेस हाउस तो चला नहीं रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे सर हैं। तो इसी चीज़ से जो है, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, इसी चीज़ से वो अपना घर चलाता है।
लेकिन समाज के लिए इन्होंने सोचा और इतने बड़े पैमाने पे जो है केसेस हैंडल किए, तो ये जो है उन्होंने समाज को दिया। तो ये जो है देखिए ये किसी भी व्यक्ति की समाज के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसके तहत ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं कि ठीक है मेरा घर चल रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ औरों का जो समाधान है वो। और ऐसे छोटी छोटी लोगों की क्वेरी थी, लोगों को ये नहीं पता था कि वो मेरा डीएम ऑफिस कहाँ है, लोगों को ये नहीं पता था मेरा घर गवर्नमेंट लैंड पर है या प्राइवेट लैंड पर है। या मेरे पास कुछ लोग आए ऐसे कि वो कागज, जैसे आप बता रहे थे, कागज दिखाने लगे, आपने पूछा कि बाकी इसके पीछे की कागज कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो यही दिया था डीलर ने। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, बताइए। वो बहुत समस्या है देश में, थोड़े से अज्ञानता की वजह से हमारा देश थोड़ा सा पिछड़ रहा है इन चीज़ों में। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी कराएं, कभी भी खरीदें तो चेक करा के कराएं, पूरे डॉक्यूमेंट्स लें पीछे, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। किसी प्रोफेशनल की मदद जरूर लें, और आपके भले के लिए और उसके लिए हम आगे भी कोई ना कोई शरद जी के साथ मिलकर वर्क करते रहेंगे समाज के भले के लिए। जो हम कंसल्टेंसी दे सकते हैं, कोई भंडारा लगाता है, कोई कुछ करता है, हम अपनी सेवाओं का भंडारा लगा सकते हैं, वो हम आपके लिए आगे भी करते रहेंगे। आपको जल्दी कोई ना कोई डेट अनाउंस करके शरद जी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।